गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और मुझे ये बताइए कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, ठीक ठाक है, तबियत ठीक ठाक है, बुखार बुखार तो नहीं हो गया? क्योंकि फिलहाल देखें तो अपने चारों तरफ बुखार और जुकाम ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अगर हमारे यहाँ की बात करूँ दिल्ली में तो हर एक दूसरे बंदे को बुखार हो रखा है। आप मेरी भी हालत देख रहे होंगे, बहुत मुश्किल से बुखार से उतर के आई हूँ। हाँ जी, राम राम सभी को, राम राम बेटा। बहुत मुश्किल से बुखार से उतर के आई हूँ, बहुत बुरा हाल है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा बुखार है फिलहाल। और हमारे यहाँ कम से कम 3 स्टाफ, 2 टीचर कोविड पॉजिटिव भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनका भी टेक केयर करना पड़ता ना, अपना स्टाफ, अपने टीचर। दो 5 लोग टोटल ना हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव। जैसे एक डीपी सर को भी हो गया था, लेकिन डीपी सर अभी एकदम हो गया, मतलब हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, साउंड बिल्कुल। अभी डीपी सर ठीक है बेटा, डीपी सर को भी हो गया था, लेकिन अभी डीपी सर ठीक है। मुझे कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन मुझे बहुत तेज फ्लू हुआ था, जिससे नाक से इतना पानी बहता था पिछले 5-6 दिन से, इतना ज्यादा सर में पूरा दर्द। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा सा साउंड में इशू है। तो आप एक बार एक काम करो, ईयरफोन को हटा के देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ईयरफोन से सुन रहा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ईयरफोन को हटा के आप एक बार स्पीकर पे सुन लीजिए थोड़ा सा, और फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अभी ठीक हूँ बेटा, ज्यादा प्रॉपर ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन अभी भी इतना ठीक हूँ कि मैं क्लास तो अब अपनी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि पिछले वीक आपकी बहुत सारी क्लासेस सफर हुई थी मेरी इस बीमारी की वजह से, है ना। लेकिन अब मैं इस वीक कंटिन्यू करने वाली हूँ क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं। ईयरफोन में साउंड क्लियर नहीं है, हल्का सा साउंड में वाइब्रेशन है। अब अच्छा, शनिवार कल इतवार को ही मैंने बुलाया था टेक्निकल टीम से बंदे को, वो ठीक करके गया, माइक तब ठीक हो गया। अब वापिस से माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हालांकि माइक का मैंने केबल भी चेंज करवा दिया था, लेकिन अब वो दिल्ली में बेटा शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहता है ना। आज वो जाएंगे, माइक लेके आएंगे, तो रात तक वो मेरा माइक आज नया चेंज करेंगे। फाइनली मैं माइक चेंज करवा रही हूँ, इसलिए बेटा थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो। लेकिन इतनी आवाज अच्छी है, मैं सुन के टेस्ट करके ही आ रही हूँ, आपकी क्लास में टेस्टिंग करने के बाद ही आई हूँ कि आप काम चला लोगे, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। चल स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अभी की। जब बात करते हैं हम, नहीं बेटा हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता है, साउंड प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया है, अभी भी ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऑल ओके है। मैं सुन के आई हूँ, टेस्टिंग करके आई हूँ साउंड की, क्लास चल सकती है, क्लास को अपन को सफर नहीं करवाना है। चलिए फिर, हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने लास्ट क्लास तक 8 फाइलम पढ़ लिए थे, मुझे याद है 7 तो पूरे कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सा पढ़ा था? अर्थ्रोपोडा पढ़ा था, याद है ना। अर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। अर्थ्रो का मतलब होता है जो ऐसे एनिमल्स, अर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो एनिमल्स हवा में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, धरती पर भी रहते हैं। हवा में रहने वाले जैसे मक्खी हो गया, जैसे मच्छर हो गया। पानी में रहने वाले मैंने आपको बताया था, जैसे केकड़े हो गए, क्रैब्स हो गया। और धरती पे रहने वाला जैसे कॉकरोच हो गया, जैसे मकड़ी हो गया, है ना, बटरफ्लाई हो गया। ये सारे एनिमल्स कहाँ रखे गए हैं? अर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है। इसलिए एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? अर्थ्रोपोडा फाइलम होता है। अर्थ्रोपोडा फाइलम के जो जीव है वो पानी और टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल का मतलब होता है स्थलीय, धरती वाले एरिया दोनों पे रह सकते। फिर मैंने कहा था अर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है लेग्स, जिनके टांगों के बीच में जॉइंट्स पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम अर्थ्रोपोडा फाइलम वाले एनिमल्स। उसके बाद हमने उसके कुछ एग्जाम्पल लिखा था कि अगर एग्जाम में आ जाए, मकड़ी कहाँ रखी गई है? अर्थ्रोपोडा में। मच्छर कहाँ रखा गया? अर्थ्रोपोडा में। हमारे घर में जो मक्खी आती है, सारे टाइप की मक्खियां, सारे टाइप के ततैये आते हैं, मतलब जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, हेलीकॉप्टर जो बचपन में देखते हैं ना, हेलीकॉप्टर बारिश के मौसम में आता था, ये सारे फ्लाइंग इंसेक्ट्स सब अर्थ्रोपोडा में रखा गया। कॉकरोच को कहाँ रखा गया? अर्थ्रोपोडा में। केंचुए को कहाँ रखा गया? तो केंचुआ अर्थवॉर्म, एनिलिडा फाइलम में रखा गया। ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद हमने 8वां पढ़ा मोलस्का। अर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे स्थान पर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम यही होता है, दूसरे स्थान पर यह बड़ा है। अर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट कौन सा है, बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आप बताओगे मोलस्का है। और मैंने कहा था मोलस्का को ऐसे प्रोनाउंस करो, मोलस्का, एकदम सॉफ्टली, क्योंकि इनका शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। अगर आपने
इनको टच करा तो आपको बहुत अजीब सा महसूस होगा, झंझनाट आपके हाथ पे ऐसे गिलगिला सा लगेगा आपको। और इनका सॉफ्ट इतना इतना शरीर इनका मुलायम है, इसलिए इनके शरीर को कैसे भी नुकसान पहुंचा जा सकता है। मेनली ये होते हैं, ये बेटा पानी में रहने वाले, ये पानी में ज्यादातर रहते हैं मोलस्का वाले जीव। तो ये क्या करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं इनके शरीर के अंदर। जैसे हमारे बॉडी में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अब हमारे शरीर में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे हमारी हड्डियां बनती हैं, हमारे दांत बनते हैं, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अंदर बना के उसे सिक्रीट बाहर कर देते हैं। जैसे मान लो ये खीरा है, इसके बॉडी के अंदर से यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकला, ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर इसके चारों तरफ इस तरीके से एक लेयर बना दे ताकि इस लेयर से इसे प्रोटेक्शन मिले। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कौन से फाइलम के जीव अपने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रॉन्ग कवरिंग में रहते हैं, एक मजबूत आवरण बना के रखते हैं जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिलती है। तो वो कौन से हैं, वो मोलस्का फाइलम वाले जीव होते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि इनके बॉडी में 3 जर्म लेयर होती है। 3 जर्म लेयर का मतलब होता है हमारे शरीर या किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का शरीर के अंदर जब ऑर्गन्स बने थे तो ऑर्गन से पहले 3 लेयर बनती है बच्चा। कौन कौन सी लेयर होती है सुन लीजिए। पहला लेयर होता है उसे बोलते हैं एंडोडर्म, हिंदी में सेम नाम होता है एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली लेयर। इस तरीके से 3 लेयर होंगी, ये देखिए। तो ऐसा कोई जीव जिसके शरीर के अंगों की उत्पत्ति किससे हुई है, इन 3 लेयर से हुई है, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। ये भी सुन लो। चलो, ये जो एनिमल्स होते हैं ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 परत से बना हुआ, त्रिपरतीय। इनका शरीर कैसा होता है, 3 परतों से बना हुआ है। मतलब जब इस एनिमल का निर्माण होना स्टार्ट हुआ तो इसमें 3 लेयर बनी। सबसे अंदर वाली है ये वाली, तो ये एंडोडर्म। ये जो बीच में बनती है इसे कहते हैं मीसोडर्म लेयर। मीसोडर्म हिंदी में सेम नाम है, मीसोडर्म परत। और जो सबसे बाहर है ये वाली, इसे कहा जाता है एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर। तो आउटर होगी बच्चा एक्टोडर्म, बीच वाली सेंटर वाली होगी मीसोडर्म और सबसे अंदर वाली होगी एंडोडर्म। तो ऐसे जीव जिनका शरीर 3 परतों से मिलकर बना हुआ है उन्हें त्रिपरतीय जीव या ट्रिप्लोब्लास्टिक या 3 जर्म लेयर वाले एनिमल्स, जंतु कहा जाता है। तो ये जो है ना मोलस्का फाइलम वाले जीव, ये भी बच्चा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। कहने का मतलब इनमें सारे ऑर्गन होते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे इनके बॉडी का लेवल क्या है तो आप बताओगे इनका शरीर ऑर्गन लेवल पे है। ऑर्गन लेवल का मतलब है बच्चा इनमें खून भी होगा, इनमें हृदय भी होगा, इनमें सारे ऑर्गन्स बन चुके होते, इनमें फेफड़े भी होंगे, सारे के सारे ऑर्गन्स इनमें होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज इनमें तीनों लेयर बन गई। अब कुछ ऑर्गन इस लेयर से बनते हैं, कुछ इससे बनते हैं, कुछ इससे बनते हैं, इसलिए इनका बॉडी का सिस्टम ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन का मतलब अंग स्तर पे होता है, मतलब अंग प्रॉपर तरीके से बन चुके हैं इनके बॉडी के। एग्जाम्पल बेटा बहुत फेमस एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। मोलस्का फाइलम में आता है ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस को कहा जाता है डेविल फिश। दिखने में आपने देखा होगा भूतिया मछली बोलते हैं इसे भूतिया मछली बोलते हैं। दिखने में बड़ा अजीब सा होता है, आप इमेज लगाकर कभी देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे पास इमेज होगा भी ऑक्टोपस का। ये रहा, ये इसकी 2 आंख दिख रही है और बेटा इसके ना 8 आर्म होते हैं। 4 ये रहे, 1 2 3 4, 4 ये रहे, 1 2 3 4, इसके 8 भुजाएं होती हैं। अब इसके हाथ मान लो या पांव मान लो। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑक्टोपस के कितनी आर्म होती है, कितनी भुजा होती है। तो ऑक्टोपस के 8 भुजा होती है और इसे डेविल फिश कहा जाता है। भूतिया मछली दिखने में थोड़ी सी डरावनी होती है लेकिन मछली नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्यारे बच्चों, मछली वही होगी जो किस में आती है, जो पाइसेस क्लास में आती है, जो मत्स्य संघ में आती है, उसे ही मछली कहते हैं। बिल्कुल चाइनीज लोग खाते हैं, इनफैक्ट चाइनीज नहीं, अपने इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इनको खाते हैं, ऑक्टोपस वगैरह को खाती है। बहुत सारे लोग प्रॉन खाते हैं, झींगा खाते हैं, ऑक्टोपस खाते हैं,
कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी खा लेते हैं। जैसे अब्रॉड वगैरह में रहते हैं लोग, तो वहां पर इंडियन खाना नहीं मिलता है, तो वहां का खाना ही ऐसा होता है, तो वो लोग खाते हैं। जैपनीज खाते हैं ऑक्टोपस, तो लोग खाते हैं। अब इसका ऑक्टोपस का एक क्वेश्चन और सुन लो। ऑक्टोपस का जो खून होता है ना, इसमें खून तो है, लेकिन इसका खून आपको दिखेगा ब्लू कलर का। किस कलर का दिखेगा? नीले रंग का दिखेगा। ऑक्टोपस को कभी आप मारोगे, जैसे मैंने देख रखा है ऑक्टोपस हमारी लैब में, जब मैंने एमएससी किया था तो ऑक्टोपस पे एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। तो इसका खून मैंने देखा हुआ नीले रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके खून में एक कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है हीमोसाइनिन। इसके खून में होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट। और जैसे हमारे खून में क्या है? हीमोग्लोबिन, वो लाल कलर देता है। इसके खून में क्या है? हीमोसाइनिन पिगमेंट है। और इसी साइनिन पिगमेंट में कोबाल्ट मेटल भी होता है। और मैंने बहुत बार बताया, जहां जहां कोबाल्ट होता है वहां वहां कैसा रंग आता है? नीला रंग। जहां जहां कोबाल्ट आता है वहां वहां हमेशा नीला रंग आता है। इस बात को याद रखिए। तो जो ऑक्टोपस है उससे अक्सर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सुन लीजिए क्या क्या क्वेश्चन। ऑक्टोपस के फाइलम का नाम तो सामने लिखा हुआ है मोलस्का। ऑक्टोपस के चारों तरफ एक लेयर रहती है, बाद में वो लेयर वहीं छोड़ देता है, ऑक्टोपस निकल जाता है उससे, ठीक है, जब बड़ा हो जाता है तो, ठीक है। तो वो लेयर किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑक्टोपस की कितनी भुजा है? 8 भुजा है, 4 इधर 4 इधर लेफ्ट राइट में होते हैं। इसे डेविल फिश मानते हैं, भूतिया मछली बोलते हैं, लेकिन होती नहीं है ये मछली, बिकॉज ये मछली वाली क्लास से बिलोंग नहीं करता है। का खून नीला है, क्यों? क्योंकि हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट है, इसलिए। और इसका बॉडी क्या होता है? सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इसको हम मोलस्का फाइलम में रखते हैं। नेक्स्ट बेटा, दूसरा एग्जांपल, ये ऑक्टोपस तो पहला एग्जांपल था मोलस्का का। दूसरा एग्जांपल आता है यहाँ पर पाइला। पाइला, पाइला में क्या होता है बच्चा? एप्पल स्नेल, घोंगा, सुना है आपने? एप्पल स्नेल, घोंगा, जिससे हमें क्या मिलते हैं? शंख वगैरह मिलते हैं। ये जो शंख हो जाते हैं ना अपने मंदिर में, तो वो जो शंख वगैरह होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? घोंगा वगैरह से ही, इन्हीं एप्पल स्नेल से ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेल भी आते हैं, चाहे कितने टाइप के स्नेल हो आप लिख सकते हैं। जैसे पाइला तो एक स्नेल की क्लास है, ऐसे सारे स्नेल, सारे घोंगा यहीं पर आते हैं, जो भी आपको घोंगा मिलता है। और अगला बताओगे आप, पर्ल ऑस्टर, मोती शीप, ऐसी शीप जिसके बॉडी के अंदर क्या मिलता है? मोती होते हैं, और वो मोती बहुत महंगे मिलते हैं। कभी देखा है यूट्यूब पे वीडियो देखना कि किस प्रकार पर्ल ऑस्टर के शरीर को ऐसे फाड़कर उसके अंदर मोती होते हैं, लोग ऐसे मोती निकालते हैं और फिर उसे बेच देते हैं, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, ठीक है। पर्ल ऑस्टर को कहा जाता है मोती सीप, तो वो भी यहीं आते हैं, पर्ल ऑस्टर भी यहीं आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे सीपिया एंड कटल फिश। कटल फिश फिश नहीं होती है, वो एक मोलस्का है। नेक्स्ट लिखो, सारे सीपिया भी इसी में आते हैं, हिंदी में सीपिया ही लिखा जाएगा। और एक और लिख लो, कटल फिश, कटल फिश। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आते हैं मोलस्का के। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है, हिपोकैम्पस यहाँ नहीं आता है लोग, हिपोकैम्पस आगे पढ़ाया जाएगा आपको। कटल फिश हो गया, हिपोकैम्पस यहाँ नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, लोग आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे भी और अपने आप को भी। हिपोकैम्पस आगे आएगा, है ना। सुनिएगा क्या क्या, तो बता दीजिएगा। ऑक्टोपस जिसे भूतिया मछली बोलते हैं, वो भी मोलस्का फाइलम में आता है। सारे घोंगा, घोंगा जिससे हमें शंख वगैरह मिलता है, वो शंख किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो क्या होता है, कुछ स्नेल होते हैं वो अपने चारों तरफ ऐसे लेयर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, बाद में वो स्नेल अंदर से निकल जाएगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर वहीं पड़ी रहेगी, उसको उठाकर हम शंख बना लेते हैं, ठीक है बच्चा। स्टारफिश भी यहाँ नहीं आएगा, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। स्टारफिश इसके जस्ट आगे वाले में आएगा, इकाइनोडर्मेटा में आता है। पर्ल ऑस्टर हो गए, मोती सीप हो गया, सीपिया, इन सबसे मोती मिलते हैं बेटा, है ना। बहुत समुद्री मोती, मछुआरा मछली पकड़ने गया, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी मछली हाथ में लगी कि करोड़ों के उसको रुपए कमा के दे दिया उस मछली ने। कैसे? वो मछली नहीं थी, वो कोई पर्ल ऑस्टर था, या कोई वो ऐसा कोई सीपिया था जिसके अंदर उसे बहुत सारे, जब उसने देखा उसको दिखने में मछली जैसी लगी, लेकिन वो कोई सीपिया था और उसके अंदर से उसको मोती मिले, और वो मोती जब उसने बेचे तो उसको 2 करोड़ के बिके, है ना। ऐसा बहुत सारे अक्सर क्विज में सुनते होंगे। तो यही होते हैं मोलस्का। इंडिया में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना अपने
हिंद महासागर वगैरह, उनमें बहुत ज्यादा गहराई में जाओ तो ये सब मिल भी जाते हैं। कटल फिश ये सब आते हैं मोलस्का फाइलम। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से ही आएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एक बार हम स्लाइड से पढ़ लेते हैं, स्लाइड से मैं रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ा रही हूँ। देख लीजिए, अर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम है, यही लिखा हुआ है। अगला आप बता दो कि इनका शरीर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, चारों तरफ अपने एक शेल के अंदर रहते हैं। शेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की, ये देखो ये रह रहा है, इसके बाहर ये क्या है बच्चा, ये स्नेल है, इसने छोड़ दिया ये स्नेल, इसको उठा के आप इससे क्या बना लोगे, जब ये सेल से बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, कुछ दिनों के बाद इससे आप शंख बना लोगे। ठीक है, तो अपने चारों तरफ एक शेल का निर्माण करके रहते हैं क्योंकि बॉडी बहुत सॉफ्ट है। ये ऑक्टोपस का एक थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा जूम करके वो इमेज दिया हुआ है। आराम करते समय सामान्य ऑक्टोपस अपने परिवेश में के अनुसार बदल सकता है। कहने का मतलब है अडेप्टेशन की क्वालिटी होती है, अनुकूलन कर लेता है ये, जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से। तो ऑक्टोपस ऐसा दिखता है। चलिए आप चलते हैं इसके बाद अगले फाइलम में। ऑक्टोपस वगैरह के बारे में इतने क्वेश्चन नोट करने हैं। अगला आता है 10वां, आ गया क्या, 9वां है ना, 9 नंबर पे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम। अब बच्चा डर्मेटा टर्म जब जब सुनते हो, डर्मेटा शब्द का मतलब होता है स्किन, डर्म, डर्मा, ये सब आप स्किन के लिए काम में लेते, ये सब आप स्किन के लिए काम में लेते हो। डर्मेटा शब्द हमेशा स्किन के लिए काम में लिया जाता है। और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स। स्पाइन्स का मतलब होता है कांटे, जिनकी स्किन पर कांटे लगे हुए हो। ऐसा कोई फाइलम जिसकी स्किन पर, जिसमें जो जानवर होते हैं उन जानवरों की स्किन के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दो, स्पाइन बियर एनिमल्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे एनिमल्स हैं बच्चा जिनकी स्किन पर स्पाइन्स लगे हुए होते हैं, कांटेदार जानवर कहलाते हैं। कांटे लगे हुए होते हैं, इनकी स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, सूल जैसी लगी हुई, कांटेदार जानवर होते हैं। पहला तो यही हो गया। नेक्स्ट आप बताओगे, ये ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स आर मरीन। ऑल आर मरीन मतलब मरीन का क्या हो गया, ये समुद्री पानी में मिलने वाले जीव होते हैं। हल्का फुल्का धरती पे रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वापस समुद्र में जाएंगे। तो आपने कभी देखा होगा स्टारफिश समुद्र से बाहर आती है, थोड़ी देर बाहर बैठती है, फिर वापस समुद्र में जाती है। तो कहने का मतलब हो गया ऑल आर मरीन एनिमल्स, ये सभी समुद्री जीव होते हैं। कुछ देर के लिए समुद्र में रहते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए बाहर आते हैं, समुद्र के चारों तरफ की जो मिट्टी होती है उसमें कुछ न्यूट्रिशन वगैरह लेने के लिए, फिर वापस जाते हैं। ऑल आर मरीन एनिमल्स, ये सभी समुद्री जीव मेनली समुद्र में ही मिलते हैं। अगली बात जब करते हैं इनके बारे में, तो बच्चा ये भी होते हैं 3 लेयर या 3 जर्म लेयर वाले। मतलब इनके बॉडी में भी कितनी जर्म लेयर होगी, 3 जर्म लेयर होती। मतलब ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इनका शरीर भी कितनी परतों से मिलकर बना हुआ है, 3 परतों से। वही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इसका मतलब इनके बॉडी का लेवल भी क्या है बच्चा, ऑर्गन लेवल है। ये तीनों लेयर बन गई है तो सारे ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स लेवल का बॉडी होता है, अंग बन चुके हुए होते हैं। इनमें आंख, नाक, कान सब आपको दिखेगा, इनमें हार्ट दिखेगा, इनमें फेफड़ा दिखेगा, सब दिखेगा। और नेक्स्ट, सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डिफरेंट। इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डिफरेंट दिखते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डिफरेंट, एक मेल वाला पार्ट होगा और एक फीमेल वाला होगा। तो लैंगिक अंग भी अलग अलग होते हैं। लैंगिक अंग भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग। मतलब एक मेल स्टारफिश होगा, एक फीमेल स्टारफिश होगा, अलग अलग दिखेंगे आपको। मेनली ये समुद्र में मिलेंगे, हर पानी में मिलते हैं। का मतलब दिखाती हूँ आपको इसके एग्जाम्पल, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी में इसे इचिनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। ये एकशेरुकी, एकशेरुकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक जितने सारे फाइलम चल रहे हैं वो सब नॉन वर्टिब्रेट एनिमल्स वाले हैं। इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी है, नहीं मैम। अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्टारफिश में रीढ़ की हड्डी है, नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं मच्छर में है, नहीं है। मक्खी में है, नहीं है। केंचुए में है, नहीं है। लीच में है, नहीं है। हाइड्रा में है, नहीं है। बिकॉज
हमारे वही फाइलम चल रहे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है बच्चा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी, ऐसे अकशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मरीन एनिमल्स मतलब समुद्री पानी में होते हैं, बिलोंगिंग टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, इकाइनोडर्मेटा से। आर कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड स्पाइनी कवरिंग ऑफ स्किन, मतलब इनके स्किन के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, इसलिए हम इनको इकाइनोडर्मेटा में बोलते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा अगला पॉइंट क्या है इनका, बाकी ये रेडियल सिमेट्री ये सारा कुछ आपको याद नहीं रखना है। सुनिए इसका एग्जांपल स्टारफिश, ये रहा स्टारफिश, दिखने में बहुत सुंदर लगती है स्टारफिश, लेकिन जब आप इसको टच करोगे तो हल्के फुल्के ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं इसके। एक ये रहा बच्चा, ये भी एक समुद्री जीव है, ये भी एक समुद्री जीव है, ये भी एक समुद्री जीव है स्टारफिश। और भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, या तो मैं ये अर्किन, इनको अर्किन्स बोलते हैं, इनको अर्किन्स बोलते हैं। चलो इसके एग्जांपल लिखवाती हूँ आपको, सारे एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल स्टारफिश। अब अगर आपसे कोई पूछे स्टारफिश ट्रू फिश है क्या, नहीं है, छोटी मछली है। क्यों है छोटी मछली, बिकॉज ये पाइसेस क्लास से नहीं आती है, ये पाइसेस क्लास से मतलब मत्स्य संघ से नहीं आता है, इसलिए एक झूठी मछली है। ये क्या है, फॉल्स फिश है, दिखने में मछली जैसी है, पानी में भी रहेगी, लेकिन बच्चा एक्चुअली ये ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में आती है। नेक्स्ट आप बताओगे अर्किन्स। अर्किन्स, अब ये अर्किन्स क्या होते हैं, मैंने एक इमेज दिखाई है आपको, ये होते हैं समुद्री जीव, ऐसे दिखने वाले, ऐसे घास सा लगेगा, लेकिन अच्छा देखा है आपने राजस्थान में होते हैं मिट्टी में, एक ना खेत वगैरह में निकलता है ऐसे, इसके शरीर के ऊपर कांटे से लगे हुए होते हैं, वो तो मिट्टी वाला अर्किन होता है। हमारे यहाँ कुछ बोलते हैं उससे, मुझे याद नहीं है, अगर आपने देखा होगा तो कोई बच्चा राजस्थान से रहता होगा तो, लेकिन ऐसा सही होता है दिखने वाला, शरीर में बहुत कांटे लगे हुए होते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे नाम स्किप कर रही हूँ, वो मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये पाया जाता है पानी के अंदर, समुद्री पानी के अंदर, ये अर्किन्स बोलते हैं। एक होता है बेटा सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर समुद्री खीरा, खीरे जैसे दिखेगा, खाने वाला खीरा होता है ना हरा रंग का, वैसा दिखता है लेकिन होता खीरा नहीं है, सी क्यूक्यूम्बर, क्यूक्यूम्बर, इसे हिंदी में लिखा जाता है समुद्री खीरा। बेटा दिखने में खीरे जैसा होगा, लेकिन वो कोई फ्रूट नहीं है, वो कोई सब्जी नहीं है, वो एक एनिमल है। वो क्या है, एक एनिमल है। नेक्स्ट लिखोगे बेटा सी लिली, सी लिली समुद्री लिली। अब लिली प्लांट वाला नहीं है, ये लिली जैसा दिखता है हल्का सा, लेकिन होता एक एनिमल। ये कोई प्लांट या यहाँ पर मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल में आते हैं अर्किन्स। ये जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आपको इतने याद रखने, कुछ इतने याद रखने से ऊपर से कुछ याद नहीं, सबसे ज्यादा तो याद है एग्जाम में। और फिर अगर आएगा तो सी लिली के बारे में पूछ लेगा, और अगर और ज्यादा हुआ तो सी कुटुम्ब, खीरे जैसे दिखेगा लेकिन वो एक जानवर, वो एक जानवर, ठीक है। और अर्किन्स हो गए, अर्किन्स की तो मैंने इमेज दिखाई दी, ये ऐसे अर्किन्स, ये तो समुद्र में है, लेकिन ऐसे ही हमारे राजस्थान में मिट्टी में भी होते हैं, पता नहीं कुछ बोलते हैं उसको, नागफनी नहीं बोलते बेटा, उसे कुछ और बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं उसे, पता नहीं कुछ बोलते हैं उसे। चल तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा वाला फाइलम। ये आपके 10 फाइलम ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का मतलब इनमें रीढ़ की, ठीक है। ये सब अगर आपसे पूछ ले, आप जितने भी इससे पहले के एग्जांपल लिखवाएं, उन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, इसलिए ये नॉन कॉर्डेट्स है, ये अकशेरुकी है, ये इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। अब जो 11वां फाइलम है इसे बोलते हैं हेमीकॉर्डेटा, जो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में आके फंस गया, सारे में हल्की सी रीढ़ की हड्डी बनी लेकिन प्रॉपर नहीं बन पाई, उसे बोलते हैं हेमीकॉर्डेटा। तो 11वां फाइलम लिखिए हेमीकॉर्डेटा। आज खत्म ही कर लेते हैं चैप्टर को, बहुत दिन हो गया है, एक तो मेरी तबियत के चक्कर में आपकी क्लासेस भी बहुत सफर हुई है, कि मैं कोशिश करूंगी इस सप्ताह पूरी क्लास लेने का। अब क्या कर सकते, किसी के हेल्थ से बढ़ के तो कोई क्लास भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, ऐसी हालत थी मेरी, बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, कल से थोड़ा आराम मिला है, कल से थोड़ा आराम मिला है, ठीक है। चलो सुनो, ये जो हेमीकॉर्डेटा है इसके अंदर अभी तक जो 10 फाइलम थे उसमें बिल्कुल भी आपकी बैकबोन नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन ये ऐसा फाइलम है जिसमें हल्की फुल्की बैकबोन हो जाती है।
तो अगर आपसे पूछ ले, अच्छा 10 नंबर है ना, 11 कहां से, क्या 11 तो अपना वाला है, 11 नंबर तो अपने वाला है, 10 नंबर है, ठीक है। हेमिकोर्डाटा के अंदर हल्की फुल्की बैकबोन आने लग जाती है, बनने लग जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले हेमिकोर्डाटा में बैकबोन होती है या नहीं होती है, नहीं होती का ऑप्शन बिल्कुल ही मत लेके चलना। इसमें लिखना है कि हाँ होती है, बैकबोन पूरी नहीं बनी, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी ना इतनी सॉलिड नहीं बनी, तारों की थोड़ी सी सॉफ्ट सी बैकबोन बन जाती है, लेकिन होती है। तो बैकबोन इज प्रेजेंट, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। लिख लीजिएगा, ये कशेरुकी है, मतलब कशेरुक दंड पाया जाता है। कशेरुक दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, लेकिन इनका कशेरुक दंड हमारे वाले से अलग होता है। हमारा तो बहुत हार्ड है, रीढ़ की हड्डी को आप टच करो, ऐसे टच करने पता लग रहा होगा आपको। इनका थोड़ा सा सॉफ्ट है, बेचारों में बनना ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो कोर्डेटा आएगा उसमें प्रॉपर बन चुका, उसमें प्रॉपर बन चुका, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस फाइलम के जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर हल्का फुल्का बैकबोन बनने लग जाता है, और ये भी कहाँ होते हैं, ये भी मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ये भी मरीन वाटर में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में, जहां पर NaCl का मात्रा ज्यादा होता है। लेकिन बच्चा इनकी एक ना पॉइंट होता है, ये होते समुद्र में, समुद्र की चारों तरफ मिट्टी होती है, ये मिट्टी खाते हैं, इस समुद्र के चारों तरफ मिट्टी होती है, उस मिट्टी को खाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं सैंड ईटिंग एनिमल। क्या बोलते हैं, सैंड ईटिंग एनिमल्स। छोटा बच्चा मिट्टी खाता है ना, वैसे ये भी बच्चा क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी खाने वाले जानवर हैं। समुद्र के चारों तरफ जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को खा लेते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सैंड ईटिंग एनिमल्स। तो आपसे पूछ ले वो कौन से फाइलम के जीव हैं जो क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूरा मिट्टी से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, हल्का फुल्का तो पानी में भी होता है ना न्यूट्रिशन। पानी के अंदर इन्हें कोई पानी के अंदर कैल्शियम होता है, पानी के अंदर सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, तो उन सबसे भी अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते, लेकिन बाहर आके मिट्टी भी खाने लग जाए। अगला आप बताओगे कि इनका जो रेस्पिरेशन है, अब आप सोच रहे होंगे मैम इनकी रीढ़ की हड्डी है तो ये हमारे जैसे क्यों नहीं है। नहीं बच्चा, हम लोगों में लंग्स होते हैं, हम लोगों में फेफड़े हैं, क्योंकि हम धरती पे रहते हैं, ये बेचारे पानी में रहते हैं, तो इनमें श्वसन के लिए गिल्स होते हैं, और गिल्स का मतलब होता है गलफड़े। ये सांस कहाँ से लेते हैं, जैसे हम लोगों में लंग्स है, इनमें गिल्स होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे कि इनके मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स अलग है, तो मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डिफरेंट। एक मेल वाला होगा, एक दूसरा फीमेल वाला होगा। मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स आर डिफरेंट। नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं, ये लिख लीजिएगा, प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने आपको ऐसा कौन सा फाइलम पढ़ाया था जिनके एनिमल्स के एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हिस्सा पाया जाता है। चलो इसका आंसर तो मैं समझूंगी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्रजनन अंग अलग अलग होते, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ प्यारे बच्चों कि मैंने वो कौन सा फाइलम पढ़ाया था जिसमें मैंने कहा था एक ही कीड़े के ऊपर मेल बॉडी ऑर्गन भी होता है और फीमेल बॉडी, वो हमने कौन सा फाइलम पढ़ा। आंसर कीजिए फटाक से। मनोज कुमार, थैंक यू बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कतई जहर पढ़ाती हूँ तो आप प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग कर सकते हैं। चलो फटाक से बताओ, हम किसके एक और इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर बताते हैं। एक फाइलम में नहीं, अभिषेक मैंने नहीं पढ़ा है एक नंबर, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसने मौसम राज ने सही आंसर दिया, प्रदीप कुमार ने सही आंसर दिया है, रणधीर ने सही आंसर दिया है, निरूपा गलत हो आप, ज्योति सिंह आप बिल्कुल सही हो, उमेश कुमार आप बिल्कुल सही हो, रोशेरुत आप बिल्कुल सही हो। प्लेटीहेल्मिन्थीज जिनका शरीर रिबन के जैसा चपटा हुआ था, उनके वो कीड़े, उनको बोलते हैं फ्लैटवर्म, चपटे कृमि। उनके बॉडी में इधर मैंने फोटो भी दिखाई थी, यहाँ पर होगा मेल सेक्सुअल ऑर्गन, यहाँ पर होगा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, और फिर ये ऐसे
चपटे होकर ऐसे घूम जाते हैं और इनके जुड़ने से फर्टिलाइजेशन होता है। पढ़ाया था मैंने, आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो। चलो अगला पॉइंट सुनो जब इनके बारे में। नेक्स्ट, ये भी होते हैं इनके जर्म लेयर, इनमें भी ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स होते हैं। मतलब इनके शरीर में भी कितनी लेयर होंगी? 3 होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? त्रिस्तरीय, मतलब 3 लेयर है, और 3 लेयर है इसका मतलब इनका बॉडी क्या है? ऑर्गन लेवल है, मतलब सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी बन गए हैं। ऑर्गन्स, बस ऑर्गन में ये याद रखना, फेफड़े की जगह इनमें गिल्स होते हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं। मछली पानी के अंदर रहती है तो उनमें भी गिल्स होते हैं, ठीक वैसे भी ये भी पानी में रहते हैं तो इनमें भी गिल्स होते हैं। बस इनमें और इकाइनोडर्मेटा में हल्का सा डिफरेंस ये है, इकाइनोडर्मेटा में रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, इनमें हल्का फुल्का सॉफ्ट सा रीढ़ की हड्डी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बेटा समुद्र में यही रहते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी समुद्र में रहते हैं, लेकिन बस ये क्या करते हैं, समुद्र से बाहर आके मिट्टी मिट्टी खा जाते हैं, उनको भोजन मिल जाता है। बाकी सेक्सुअल ऑर्गन्स इनके भी अलग हैं, इकाइनोडर्मेटा के भी अलग हैं। इकाइनोडर्मेटा वाला के ऊपर कांटे होंगे, इनमें कांटे नहीं। बॉडी लेवल इनका भी ऑर्गन्स लेवल है, इनमें भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स मिलेंगे आपको देखने को। अब अच्छा, एक कैरेक्टर इनका और क्या होता है, इनके बैकबोन को स्टोमोकॉर्डेटा कहा जाता है। अब मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, 3 पॉइंट बता रही हूं। पहला है स्टोमोकॉर्डेटा, हिंदी में सेम नाम है स्टोमोकॉर्डेटा। इन तीनों शब्दों का मीनिंग जानने की कोशिश करो। स्टोमोकॉर्डेटा, दूसरा एक मीनिंग है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, हिंदी में सेम नाम है नोटोकॉर्ड। और थर्ड पे आता है बैकबोन, जिसे आप क्या बोलते हैं? कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी, हम क्या बोलते हैं? इनमें डिफरेंस क्या है? जो 10वां फाइलम हेमिकोडेटा होते हैं उनके अंदर स्ट्रोमोकॉर्डेटा प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो, स्ट्रोमोकॉर्डेटा इज प्रेजेंट, ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा। अब इस स्ट्रोमोकॉर्डेटा का मीनिंग क्या होता है? ऐसा रीढ़ की हड्डी तो जस्ट बनना शुरू हुई, बहुत सॉफ्ट है आपकी रीढ़ की हड्डी, बहुत ऐसी मुलायम सी है, मसल जैसी दिखेगी। ये कान है ना, इसको आप ऐसे कर रहे हो ना, ये कार्टिलेज का बना। ऐसा ही रीढ़ का हड्डी जो इतना सॉफ्ट है, जैसे कान की ये है, जैसे नाक की ये टिप है, इतना सॉफ्ट है, इस रीढ़ की हड्डी को स्ट्रोमोकॉर्डेटा कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रोमोकॉर्डेटा बनता है, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड बना तो उसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं, और प्रॉपर बैकबोन बन गया, एकदम 26 हड्डियों के जुड़ने से एक हड्डी बन के तैयार हो गई, उसे बैकबोन, उसे रीढ़ की हड्डी। हेमिकोडेटास के अंदर हल्का फुल्का बनना स्टार्ट होता है, बिकॉज़ ये पहला फाइलम ऐसा है जहां से रीढ़ की हड्डी के बनने की उत्पत्ति हुई है। तो बच्चा, इनके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रोमोकॉर्डेटा कहते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को देखना, छोटे बच्चे के अंदर होता है रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, उनको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। बच्चा, छोटे बच्चे की मसाज करते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि उसमें रीढ़ की हड्डी है? हमारे कमर पे आप कभी मसाज कर पाओगे या कभी मतलब दबाओगे तो यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी फील हो रही है, लेकिन बच्चे को देखो आप, क्योंकि बच्चे में होती है नोटोकॉर्ड। हमारी जब छोटे बच्चे होते हैं ना 5-7 साल के, तो रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रॉपर बनके एकदम स्ट्रॉन्ग से बन जाती है, रिजिड, कठोर बन जाती है, तो उसे बैकबोन कहते हैं। तो जब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे छोटे बच्चों में नोटोकॉर्ड्स होता है, और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे बैकबोन बोल देते हैं। लेकिन ये जो हेमिकोडेटा फाइलम वाले जीव होते हैं, इनका तो बहुत ही सॉफ्ट होता है रीढ़, इनको स्ट्रोमोकॉर्डेटा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन प्रॉपर बनती नहीं है, इसलिए हमने इनको हमसे अलग कर दिया। नहीं तो नहीं, हम कॉर्डेटा में रहते थे, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी से ये अलग है। अब देखो ये है इसका एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है? हेमिकोडेटा क्रमी, जिससे समुद्र में रहते हैं, इसको एकशेरुकी नहीं बोलेंगे, कशेरुकी बोलेंगे, बिल्कुल हल्का फुल्का रीढ़ का हड्डी, ठीक है। अब ये फाइलम क्या करता है, हम लोगों से और इकाइनोडर्मेटा दोनों से, दोनों के लक्षण है इसके अंदर। कैसे है सुनिए, क्या लिखा हुआ है? जो ये एक ऐसा फाइलम है जो कॉर्डेट्स
और इकाइनोडर्मिटा दोनों से निकटता दर्शाता है, मतलब दोनों के आसपास के लक्षण रखता है। इकाइनोडर्मिटा वाले भी कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो भी बाहर आते हैं, ठीक है, ऐसे ये भी पानी के अंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं, तो इकाइनोडर्मिटा वाले कैरेक्टर भी है। लेकिन इसको इकाइनोडर्मिटा से अलग क्यों करा, बिकॉज इसके अंदर हल्का फुल्का स्टोमोकोर्डेटा आ गया था, खिड़की हड्डी बनना शुरू हो गया था। फिर मैम आपको इनको हमारे साथ क्यों नहीं रखा, भैया इनमें गिल्स है, हमें फेफड़े हैं, ये पानी में रहते हैं, हम धरती पे रखते हैं, तो हम हमारे साथ भी इनको नहीं रख सकते, ये प्रॉपर रीढ़ की हड्डी भी तो नहीं बनी ना इनकी, इसलिए ये दोनों फाइलम के लक्षण रखता है और दोनों में ही नहीं आता है, तरफ बीच में रह गया। मतलब इकाइनोडर्मिटा के बाद कॉर्डेट से पहले तो हेमिकॉर्डेटा ऐसे होते हैं दिखने में, देख लीजिए ऐसा होगा दिखने में। और ये कहाँ होते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं आपको। न सांप है, आपको लगेगा सांप है, ये सांप भी नहीं है, आपको लगेगा ये केंचुआ है, केंचुआ भी नहीं है बच्चा, ये होते हैं हेमिकॉर्डेट्स, ये होते हैं हेमिकॉर्डेट्स जो आपको समुद्र में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत रीढ़ की हड्डी होती है, ये बात याद। ये हो गए आपके 10 फाइनल एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। एक आता है बेलेंग्लोस और एक होता है सैक्लोसिस। इसके ज्यादा एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे कोई एग्जाम्पल एग्जाम में आता भी नहीं है, कोई मेन भी नहीं है, लेकिन लिख लो बेलेनोग्लोसिस, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो बेलेनोग्लोसिस। ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम्पल कभी नहीं पूछेगा इसका हेमिकॉर्डेटा, बस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मिटा की निकटता दर्शाने वाला फाइलम कौन सा है, जिनमें स्टोमोकॉर्डेट्स होता है, क्योंकि इनके नाम बहुत टफ होते हैं, आप याद कर भी नहीं पाओ। एक होता है सैक्लोग्लोसिस, अगर लिखना है तो वो भी लिख लो। दूसरा होता है सैक्लोग्लोसिस, सैक्लोग्लोसिस कैसे कीड़े से होते हैं, बहुत लेफ्ट में। ये हो गए बच्चा आपके 10 फाइलम। अब लास्ट बचा है जिसमें हम लोग आते हैं, वो है कॉर्डेटा। लास्ट वाले को लिख दो बेटा कॉर्डेटा, और हिंदी में बोलेंगे कशेरुकी। पहला पॉइंट क्या हो गया, ऐसा फाइलम, ऐसे जानवरों का फाइलम जिसमें क्या है, बैकबोन है। तो लिख दीजिए इसमें जितने भी सारे आपके जानवर पढ़ोगे उन सब में क्या होता है, बैकबोन इज प्रेजेंट। इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी बोलो या वर्टिब्रल कॉलम बोलो, हिंदी में कशेरुक दंड कहा जाता है, या रीढ़ की हड्डी लिख लो, इनमें कशेरुक दंड पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और प्रॉपर रीढ़ की हड्डी होगा बेटा, नोटोकॉर्ड नहीं। हाँ, छोटा बच्चा होगा तो उसमें नोटोकॉर्ड हो सकता है, मतलब अगर इनका बेबी होगा, इन सबका छोटा बच्चा होगा, उसमें नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड हल्का सा सॉफ्ट होता है। फिर अगर इनका बेबी बड़ा हो जाएगा एकदम, तो उसको बैकबोन नाम दे, रीढ़ की हड्डी नाम दे दिया जाए, कशेरुक दंड नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे वाला फाइनल। तो पहला तो लिख दीजिए बैकबोन होता है, पहले बच्चे के अंदर ये लिख देना, चाइल्ड के अंदर नोटोकॉर्ड बोलते हैं। फिर वो चाइल्ड बड़ा हो जाता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, आप बोलोगे अडल्ट के अंदर, एक वयस्क जानवर के अंदर बैकबोन नाम दे दिया जाता। अब अगली बात क्या, अगली बात आती है बेटा, ये सारे जीव होते हैं ना, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो खैर लिखने की जरूरत नहीं थी कि हेमिकॉर्डेट्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं, इकाइनोडर्मिटा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं, प्लास्टिक है, लिख दो। फिर भी हम भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। हमारा शरीर भी क्या है, आप बताओ कि बच्चा 3 लेयर से बना हुआ है, हम त्रिस्तरीय हैं। जब हम बने होंगे तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर बना। इसका मतलब हम सबके अंदर हार्ट भी होगा। यस, हार्ट का मतलब होता है हृदय, हार्ट इज प्रेजेंट, हृदय पाया जाता है, हार्ट होगा इन सबके अंदर। लेकिन हार्ट जो है उसके अंदर चैम्बर अलग अलग होंगे, वो आगे के बाद। हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड का मतलब आगे, इसे बोलते हैं वेंट्रल, इसे बोलते हैं डोर्सल। तो अगर मैं बोलूं बैकबोन कहाँ है, डोर्सल है, पीछे वाले भाग में है। अगर मैं बोलूं मेरे फेफड़े, मेरा हार्ट, मेरी नाक, आंख, ये सब कहाँ है, मेरे वेंट्रल साइड में। तो आगे वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं अग्रभाग, अग्रभाग।
और जो पृष्ठीय भाग होता है उसे साइंस में डोर्सल कहा जाता है। तो डोर्सल में क्या हो गया बच्चा, आप बता दोगे बैकबोन है, और हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये सब वेंट्रल साइड में। तो लिख दीजिए सारे के सारे कोर्डेटा के अंदर हार्ट होता है, किडनी होते हैं, गुर्दे होते हैं, किडनी, किडनी को मतलब हिंदी में आप लिखोगे वृक्क। इन सब जीवों के अंदर हृदय भी होगा, किडनी भी होगा। किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क। किडनी इज प्रेजेंट, और किडनी क्या काम आता है, तो आप बताओगे बेटा किडनी एक्सक्रीशन का काम करता है। इन सब जीवों के अंदर किडनी एक्सक्रीशन का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब इनके बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम आगे किडनी से रिमूव कर देते हैं। अब बच्चा आप बोलोगे मैम लंग्स का, लंग्स में थोड़ी देर में बात करेंगे। ये जो कॉर्डेट्स होते हैं इन्हें 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनको 5 क्लास में आगे डिवाइड किया। किस बेसिस पे, उनका खून कैसा है, गर्म है या ठंडा है, उनके हार्ट में कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर है, 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, 5 चैम्बर है, कितने। नेक्स्ट, उनके शरीर पे बाल हैं या नहीं है। ये कुछ क्राइटेरिया होता है बच्चा, तो आप बताएंगे इनको 5 क्लास में बांटा गया है। आगे पॉइंट क्या क्या लिखा, कॉर्डेट्स फाइलम के अंदर आते हैं, उनके अंदर बच्चे होते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड, उसके बाद बड़ा हो जाता है बैकबोन। इनके बॉडी में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, 3 लेयर बनती है, ऑर्गन लेवल होता है। इन सब में हार्ट होगा वेंट्रल साइड में, आगे वाले में किडनी भी होंगी। लंग्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ में लंग्स होते हैं, कुछ में गिल्स होते हैं। इस कोर्डेटा फाइलम को 5 क्लास में बांटा गया, 5 क्लास में बांटा गया है। पहले 5 क्लास के नाम लिखो आप। सबसे पहला नाम होगा पाइसस क्लास, और पाइसस का मतलब हो गया मत्स्य। मैंने कहा था ना सच्ची मछली वही है जो पाइसस में आती है। कॉर्डेट्स को आगे हम 5 क्लास में बांटते हैं। पहला पाइसस, नंबर 2 पे आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, उभयचरी। उसके बाद रेप्टाइल्स, 3 नंबर पे आता है रेप्टाइल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। के बाद आता है एव्स, जिसमें पक्षी आते हैं, और 5वां आता है बच्चा मैमल्स, स्तनधारी या स्तनपाई कहा जाता है। स्तनधारी तो पूरा एकदम मेरे बहुत खर करो, स्तनधारी या स्तनपाई कहा। समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने कहा कॉर्डेट्स फाइलम में 5 क्लास में अलग अलग जीवों को रखा गया। क्यों रखा गया, हाँ गुर्दा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा इनके कैरेक्टर अलग अलग है। मछली थोड़ी है जो मछली, हाँ मछली में रीढ़ की हड्डी है इसलिए मछली को कॉर्डेट्स में रखना पड़ा। सांप हमारी जैसा थोड़ी है, लेकिन सांप के अंदर रीढ़ की हड्डी है इसलिए रखना पड़ा कॉर्डेटा में। लेकिन इसके आगे क्लास तो सेम नहीं कर सकते ना हम, सांप को मछली को एक साथ थोड़ी रख सकते है ना, ऐसे मछली को हमारे साथ थोड़ी रख सकते। नहीं, हम सब कॉर्डेट्स हैं, हम में रीढ़ की हड्डी है, मछली में भी रीढ़ की हड्डी है, सांप में भी है, मेंढक में भी है, पक्षियों में भी है, लेकिन बच्चा हमारे साथ थोड़ी रख देंगे इनको, इसलिए इनको अलग अलग क्लास में बांटते हैं। अगर आपसे पूछ ले कोर्डेटा फाइलम के जीवों को कितनी क्लास में बांटा गया है, 5 क्लास। कौन कौन सी, पाइसस, दूसरा एम्फीबियंस, 3 नंबर पे रेप्टाइल, 4 नंबर पे एव्स, 5 नंबर पे मैमल्स। अब इनके मेन कैरेक्टर लिख लो जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। सुनिए मेरी बात क्या क्या। पाइसस में आती है मछलियां, और एक सच्ची मछली वही है जो पाइसस क्लास में आती है। ओवरव्यू दे रही हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा इस बात, ठीक है। सच्ची मछली वो है जो यहाँ है, इसके कैरेक्टर फॉलो करेगी इस क्लास के। एम्फीबियन, देखो मछलियां पहले कहाँ रहती थी, पानी में, फिर थोड़ी मछली पानी से, सच बात है आपको थोड़ी अजीब लगेगी सुनने में, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से। मछलियां पहले पानी में रहती थी, फिर कुछ मछलियां पानी से बाहर आ गई, वो हो गई एम्फीबियन, वो मछली से ही मेंढक बन गए, है ना। मतलब बाहर आई तो उसका इतना तरीके से, इस तरीके से विकास हो गया, वो पानी में रह सकती थी, बाहर भी रह सकती थी, वो मेंढक हो गया। फिर
पानी और धरती से धीरे 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 वो मछली जो बाहर आई, जो मेंढक बन गई, उसके बाद वही उसका इवोल्यूशन होने के बाद थोड़ी रेंगकर चलने लग गई, तो वो रेप्टाइल्स हो गई। फिर उड़ने लग गई तो वो पक्षी हो गए, और फिर लास्टली यहां पर आते हैं बच्चा मछलियां पाइसेस में। एम्फीबियंस जो पानी और धरती दोनों पे रहले वो एम्फीबियन है। जो रेंग के चले वो रेप्टाइल्स है, लेकिन अकेला रेंग के चले उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं, ये बोलना सही नहीं होगा। तो रेप्टाइल्स क्लास के सारे कैरेक्टर फॉलो करें वो रेप्टाइल होता है। उसके बाद एव्स में आते हैं बच्चा बर्ड्स, पक्षी, और हम लोग कहाँ आते हैं? मैंने कहा था हम जानवर हैं, बिकॉज हम कौन से फाइलम में? एनिमल किंगडम में। मैंने कहा हम कॉर्डेटा है, बिकॉज हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। उसके बाद किस किंगडम? हमारा किंगडम क्या हो गया? एनिमल। हमारा फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा। हमारी क्लास क्या होगी? हमारी क्लास क्या होगी? मैमल्स। मछली कौन से फाइलम में? एनिमल किंगडम में। अब सॉरी, किंगडम कौन सा मछली का? एनिमल, जंतु जगत। फाइलम कौन सा बेटा? कॉर्डेटा, कशेरुकी। क्लास कौन सी? पाइसेस। मेंढक बच्चा कौन से? अगर आपसे मेंढक के बारे में पूछूं तो मैं किंगडम कौन सा? एनिमल, जंतु जगत। फाइलम पूछूं तो कॉर्डेटा, क्लास पूछूं तो एम्फीबियन। बात समझ में आ रही है? मैं अगर हम लोगों की बात करूं, हम लोग होमो सेपियंस होते हैं, हम लोग क्या है? हम लोग इंसान हैं। तो हमें, मैंने कहा था ना, हमें एनिमल्स में रखा गया है, बिकॉज हमारा किंगडम कौन सा है? एनिमिलिया है। ये एनिमिलिया क्या हो गया? हमारा जगत है, हमारा किंगडम है बच्चा। फिर इस एनिमिलिया के किस फाइलम में आते हैं हम कॉर्डेट्स से बेटा। हम लोगों में कशेरुकी है, कशेरुकदंड है, मतलब कशेरुकदंड होंगे तो हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है। फिर हमारी क्लास क्या होगी? तो मैम। लेकिन है हम तो वही ना, जानवर ही है ना, है क्या? अल्टीमेटली जानवर ही तो है। तो हमारा मैमल्स क्या हो गया? स्तनधारी हमारी क्लास है, स्तनधारी हमारी क्लास है। ये याद हो गया? हाँ जी। अब समझ में आया कि किस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है हम लोगों का। मछली में भी हमारे जैसे कैरेक्टर है, लेकिन सारे कैरेक्टर मछली के हमारे जैसे है ना। तो हम मैमल्स हैं, लेकिन हम हैं तो कहाँ? इसी में तो रखे हुए हैं, ठीक है, इसी में। ये हमारी पहचान है एनिमेलिया। यही बात यहाँ लिखी हुई थी कॉर्डेट्स के बारे में, पढ़ लीजिए एक बार। वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चा? कशेरुकदंड होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमंस है, ये देखो कौन है? हा? और ऊपर देखो, मतलब यहीं पर इसको भी रखा गया, इसको भी रखा गया। इसको एग्स में डाल दिया, इसे मैमल। ये हमारे साथ ही आता है। क्या डिफरेंस है इसमें? हमें कुछ भी नहीं है। इसके भी दो कान है, मेरे भी दो कान है, इसकी भी दो आंख है, मेरी भी दो आंख है, इसकी भी एक नाक है, मेरी भी नाक है, देखो इसके भी दांत है, मेरे भी दांत है। बिहेवियर, एनवायरमेंटल बिहेवियर में डिफरेंस है इसके और मेरे, बाकी कुछ है ना, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। अब बच्चा ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कि पाइसेस क्लास के क्या कैरेक्टर होते हैं, एम्फीबियंस के क्या होते हैं, रेप्टाइल्स के क्या होते हैं, एव्स के क्या होते हैं, और कुछ 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगी प्रैक्टिस के तौर पे। कल ये करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ये चैप्टर फिनिश। हाँ, प्रोटोथीरिया कल समझ में आएगा रणदीप, प्रोटोथीरिया कल पढ़ाएंगे। मैमल्स को भी आगे बांटा गया है 3 में। एक ऐसे मैमल्स जो अंडा देते हैं, अंडे से बच्चा बनता है, एक ऐसे एनिमल्स जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं। तो प्रोटोथोरिया कल समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो कल इन 5 के कैरेक्टर, क्लास के कैरेक्टर लिखवा के, इनके एग्जांपल लिखवा के कुछ 10 क्वेश्चन की फटाक प्रैक्टिस कर। इससे क्या हो जाएगा बेटा? आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर भी सिर्फ उठा के लाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन उठा के लाऊंगी। अब एक ही स्लाइड में मैंने एक चीज डाल रखी होगी, शायद देखे होंगे, तो कहाँ गया? ये रहा, देखो ये सारी मछली बच्चा झूठी मछली है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको मछली के बारे में पढ़ाया नहीं है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लास्ट स्लाइड में डाल दिया। देखो, ऑक्टोपस डेविल फिश है, भले ही इसके नाम में फिश आ रहा है, लेकिन ये मछली नहीं होती है, याद रखिएगा। ये क्या है? मोलस्का फाइलम में रखा गया, तो झूठी मछली है। नेक्स्ट, तो यार झूठी मछलियों के नाम याद कर लेना। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में है, मछली नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा। नेक्स्ट, जेलीफिश
कहाँ पढ़ा था? निटीरिया, दिखने में बहुत सुंदर होगी, हाथ लगाओगे जहर फेंक देगी। सिल्वर फिश भी, अच्छा सिल्वर फिश पढ़ाना भूल गई थी क्या? सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में आती है, इसको नोट कर लीजिए। ये सब झूठी मछलियां है बेटा, मैंने सच्ची मछली आपको पढ़ाई नहीं, सच्ची मछली में आपको कल पढ़ा, ठीक है बेटा? तो कल हम इनके पढ़ के एक 10-12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो ये होगा बेटा, थोड़ा सा टफ चैप्टर है ना, तो इसकी प्रैक्टिस करने से आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा चीजों का कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम। नहीं तो बहुत टफ है याद करना। एक तो ये झूठी सच्ची मछली क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज ए ट्रू फिश, कौन सी मछली है जो सत्य मछली है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है, वो सुन लो। आरआरसी ग्रुप डी के लिए ये मेरी बुक आई है, अगर कोई बच्चा मेरी क्या टाइम्स की तरफ से है, फोटो बने मेरे लगा, लेकिन साइंस के क्वेश्चन मेरे डाले हुए हैं। ये किताब है बेटा, एंड अभी तक मैंने कहीं पे अनाउंसमेंट नहीं किया, एक बैच में बताया था 9 बजे वाले बैच में। आप लोग हमारे पेड स्टूडेंट हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको ही पहले बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी प्री बुकिंग ज्यादा है और अभी लॉकडाउन लगने की वजह से, अरे क्या यार, लॉकडाउन लगने की वजह से इसकी प्रिंटिंग बहुत लेट हो रही है। तो ये ग्रुप डी के लिए हमने एक बुक बनाई है, पूरे टाइम्स की मैथ डाला है, रीजनिंग भी हमने एक्सपर्ट टीचर से करवाया है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर 5 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सोल्व किए हुए, स्टार्टिंग में लगा दिए पांचों मैंने, जिससे आपको आइडिया लगे कैसे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। बाद में 20 फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, सॉरी ये अभी हिंदी मीडियम आई ना, ये वाली हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश भी आएगी, सिर्फ हिंदी मीडियम वाली है, ठीक है? तो इसमें हिंदी के अंदर हमने पूरा कंटेंट दिया है, और क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट करंट अफेयर, साथ में डिफिकल्टी वाइज मॉक टेस्ट। पहला मॉक टेस्ट थोड़ा सा आसान लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लेवल बढ़ेगा। तो अगर किसी को लेनी है तो आप अपने एप्लीकेशन के बुक वाले कॉलम में जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। एक्चुअल अमाउंट अगर दुकान से लोगे तो 320-350 की मिलेगी आपको, लेकिन हमारी एप्लीकेशन से लोगे तो इसका बुक का अमाउंट 200 है, प्लस 30 रुपए कोरियर चार्ज आपको, 230 रुपए में आपके घर आ जाएगी। अगर कोई भाई बंदा अभी हिंदी में, इंग्लिश वाले मत लीजिएगा प्लीज, हिंदी मीडियम में है, अंग्रेजी में आएगी, टाइम लगेगा, क्योंकि प्रिंटिंग में टाइम लग रहा है, इसमें बारिश होगी, बारिश में हो जाता है तो प्रिंटिंग नहीं होती। ओनली साइंस नहीं है बेटा, ओनली साइंस नहीं, इसमें मैथ्स रीजनिंग सब है, साइंस मेरा डाला हुआ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और इसका प्रीव्यू है, इसका प्रीव्यू है, पहले वो देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसी किताब, ठीक है? और अब एक बच्चा मेरा टेस्ट सीरीज ऐप में नहीं मिला है, नहीं बेटा टेस्ट सीरीज की ये वेबसाइट है, आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन तो करो, futuretimestest.com। आप लोगों को जिन्होंने रजिस्टर किया था उनको तो दिलवा दी है हमने, futuretimestest.com। अब आप जाते ही नहीं और रजिस्टर नहीं करते तो उसमें मेरी थोड़ी कमी है। आप जाइए आज इसमें लॉग इन कीजिए, साइन अप कर लीजिए, उसके बाद जो भी बच्चे महासंगम बैच 4 के बच्चे हैं उन सबको टेस्ट बोला है तो मिल रहा है बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मिला भी होगा, ठीक है? ये किताब आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 भी कोई देना चाह रहा है, इसके लिए बड़ी हेल्प, कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बाकी सारा सेम क्वेश्चंस है, आपको सब पता लगेगा, ठीक है? तो ये अभी मैंने यूट्यूब वगैरह पे कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया, उसका रीजन ये है कि मैं सोचती हूँ बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उनको किताब लेनी है तो वो ले लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक तक यूट्यूब पे बताऊंगी। अभी तो ये प्रिंट होके मेरे हाथ में ही नहीं आई है, क्या है कि बुधवार को मेरे पास, ये प्री बुकिंग है काइंड ऑफ। कहाँ से लें आप इसे? तो किताब जैसे आप लाइव क्लास लेते हैं वैसे ही आप बुक वाले कॉलम में जाइए ना, बुक वाले कॉलम में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है किताब की फोटो मिल जाएगी, पहले प्रीव्यू डाउनलोड कर लेना भाई साहब, देख लेना पहले, तो बाद में बोलो मैम ये कैसा कुछ भी बोलो, और अगर आपको लगता है हेल्पफुल है बाद आप इसे, ठीक है? ओनली साइंस नहीं है, सब कुछ है बेटा, लेकिन बहुत अच्छे मॉक टेस्ट ले इसके अंदर, 5 प्रीवियस ईयर 20 मॉक टेस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, ग्रुप डी वाले बच्चा बिल्कुल ले सकता है, उनके लिए ही तो बना, नहीं बाहर के लोगों को अभी नहीं देंगे बेटा, अपने बच्चों को ऑलरेडी इसकी बुकिंग है बेटा, 700-800 बुक निकालेंगे ना, बुधवार को अपने पास आएगी, फिर एक वीक उनको निकालेंगे, फिर आप आज लोग करोगे तो आपको कम से कम 8-9 दिन बाद मिलेगी ये किताब। चलो फिजिक्स भी है बेटा, सब है इसके अंदर, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब तीनों मेरा डाला हुआ है, रिव्यू डाउनलोड कर लेना, पता लग जाएगा, कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों।
कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, परसों से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, कल डिसाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।